नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 अध्याय नंबर 11 हम देख रहे थे। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन और उसके अंदर 6, 7, 8 और 9 का कंप्लीट। और आज इस कक्षा 10 के अध्याय नंबर 11 के साथ ही कक्षा 10 का भी राजस्थान अध्ययन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जो साथी बाकी की क्लासें कक्षा 6 से लेकर 10 तक की अटेंड करना चाहते हैं तो अलग अलग कक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से अटेंड कर सकते हैं। और जो साथी इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर अध्ययन हम करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि जल्दी से शेयर करें। सबसे पहले हमारे आ रहे हैं निहाल चंद। दोस्तों, किशनगढ़ शैली आपने पढ़ी, वहां पर निहाल चंद का नाम जरूर आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, तो देखिए, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। दोस्तों, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसको चरम पर पहुंचाने का श्रेय जाता है वो जाता है निहाल चंद को। दोस्तों, ये किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के क्या थे, दरबार में थे। दोस्तों, इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रियंसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में क्या किया है, चित्रित किया है। और बनी ठनी जो चित्र है उसको भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई है, भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। यह है निहाल चंद। निहाल चंद से आगे हम चलते हैं तो आती है पन्नाधाय। दोस्तों, हीरा पन्ना मोकला खोया खान पहाड़, असली पन्ना तो जड़े माटी दर मेवाड़। दोस्तों, ये कहावत मेवाड़ के अंदर प्रचलित है। दोस्तों, स्वामी भक्ति, त्याग व बलिदान की मिसाल पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हाकला गुर्जर के घर में हुआ। दोस्तों, पन्ना का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। पन्नाधाय का जो विवाह है वो किनके साथ हुआ था, महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त है सूरजमल, उनके साथ। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। दोस्तों, पन्ना के पुत्र का नाम था चंदन और उनके कुछ ही दिन बाद पन्नाधाय के पुत्र हुआ था चंदन और उनके बाद मेवाड़ की महारानी थी कर्णावती, उन्होंने एक राजकुमार को जन्म दिया, उदय सिंह को। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की दाई मां है वो नियुक्त किया गया। दोस्तों, अब देखिए, दाई मां बना दी गई है राजकुमार उदय सिंह की पन्नाधाय को। मेवाड़ के एक सामंत थे बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। ऐसी स्थिति में जब वो हत्या का प्रयास कर रहे थे उदय सिंह का, तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर, जहां पर उदय सिंह सोते थे वहां पर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को क्या कर दिया, सुला दिया और बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया। दोस्तों, उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसके प्राणों की रक्षा की और कुंभलगढ़ लेकर गई। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग है वो एक अविस्मरणीय घटना है। दोस्तों, यह था पन्नाधाय। पन्नाधाय के बाद में ऐसा ही, ये मेवाड़ का है, ऐसा ही एक इतिहास है जो है मारवाड़ के इतिहास का, जो है गोरादाय से रिलेटेड। देखिए, मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व है पन्नाधाय को प्राप्त है वही महत्व है मारवाड़ में गोरादाय को प्राप्त है। वीरांगना गोरादाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी टांक व माता रूपा के घर जोधपुर के अंदर हुआ था। दोस्तों, गोरादाय एक माली परिवार की थी। दोस्तों, और इनका विवाह है वो मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ था, मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ। दोस्तों, 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद के अंदर मृत्यु हो गई थी। जमरूद के अंदर जसवंत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु होने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। जो महाराज जमरूद से जोधपुर है, सुरक्षित सरदार है, वो लेकर आ रहे थे परिवार को। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को क्या दिया, जन्म दिया।
जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह का क्या होता है, जन्म होता है। और यह खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। पूरे के पूरे परिवार को औरंगजेब ने कहा दिल्ली आ जाओ। और औरंगजेब की क्या थी, ये चाल थी दोस्तों। अब देखिए यहां पे औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा के उत्तराधिकारी कौन थे, राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की एक युक्ति सोची। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, वीर दुर्गादास व मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोरादाय को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पेरे से निकालने की क्या बनाई, योजना बनाई। वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले आई। राजकुमार को गोरादाय ने मुकंदास खींची, जो कि एक सपेरे के भेष में था, को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार गोरादाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की क्या कर ली, जान बचा ली। जिस प्रकार पन्नादाय ने मेवाड़ में किया, वैसा का वैसा ही गोरादाय ने मारवाड़ के अंदर किया दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो गोरादाय का ये अपूर्व त्याग है, गोरादाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत क्या नाम, दुस्सा में गाया जाता है। जोधपुर राज्य का उस समय का जब जोधपुर राज्य था ना, जब रियासत थी, उस समय जो राष्ट्रीय गीत था दुस्सा, उसमें यह गीत है गाया जाता है। उसकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभू से युक्त छतरी का निर्माण 1711 ईस्वी में करवाया गया गोरादाय की। और जोधपुर में गोरादाय नाम से बावड़ी भी स्थित है दोस्तों। ये थी गोरादाय और पन्नादाय। आगे हम चलते हैं तो आती है हमारी गौरीबाई दोस्तों। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी करसन भक्त कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, वागड़ की मीरा गौरीबाई दोस्तों। अब देखिए, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह, उन्होंने गौरीबाई के लिए 1829 में बालमुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। किनके लिए, गौरीबाई के लिए बालमुकुंद मंदिर का निर्माण डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने ही करवाया था दोस्तों। गौरीबाई से आगे चलते हैं तो आते हैं दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने अजीत सिंह जी को बचाया था दोस्तों। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के क्या थे, पुत्र थे। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ है, जो महाराजा जसवंत सिंह थे उनके मंत्री थे, आस्करण उनके पुत्र थे दोस्तों। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। मारवाड़ का सालवा गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत यानी 1707 ईस्वी राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया दोस्तों। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता भी इन्होंने दी तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सिप्त्युनिसिसा को इस्लामिचित जो शिक्षा है वो देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय भी इन्होंने दिया दोस्तों। अंत के अंदर क्या होता है, अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सहकुटुंब मेवाड़ चले गए वीर दुर्गादास राठौड़ और अपने स्वावलंबी होने का परिचय इन्होंने दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 12 नवंबर 1718 को हुई और उनकी वीरता व साहस का गुणगान मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित की जाती है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। दोस्तों ये मारवाड़ के अंदर युक्ति है जो चलती है दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे नेक्स्ट आते हैं दुर्साहाड़ा दोस्तों। अकबर के समकालीन दुर्साहाड़ा ने, अकबर के समकालीन थे दुर्साहाड़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का क्या किया है, यशोगान इन्होंने किया है। महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन की विरुद्ध छहत्री, इनकी एक कृति है विरुद्ध छहत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्साहाड़ा की, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। किरतार बावनी है, वीरमदेव सोलंकी रादोवा आदि इनकी क्या है, रचनाएं। तो दुर्साहाड़ा की रचनाएं देखिए, विरुद्ध छहत्री सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रादोवा दोस्तों। इनके आगे चलते हैं तो आते हैं दयालदास। दयालदास बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात, बीकानेर रा राठौड़ा री ख्यात के रचनाकार है दयालदास,
जिनका जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया गांव के अंदर हुआ था दोस्तों। दयालदास श्री ख्याति की हस्तलिखित प्रीति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण, राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर जब तक महाराजा सरदार सिंह का राज्यारोहण होता है 1851 तक का इतिहास लिखा गया। किसमें? दयालदास श्री ख्यात के अंदर। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों का राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दो चीज है दोस्तों यहां पे दयालदास की, एक तो दयालदास श्री ख्यात के रचनाकार, दूसरे बीकानेर राठौड़ा ख्यात, इनके रचनाकार दयालदास है दोस्तों, जिनका जन्म 1798 में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था दोस्तों। दयालदास से हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आते हैं हमारे कवि राजा श्यामल दास। कौन है मित्रों? कवि राजा श्यामल दास। मेवाड़ के महाराणा थे शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि राजा श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में दोकलिया जगह है भीलवाड़ा में, वहां पर हुआ था। वर्तमान भीलवाड़ा में दोकलिया है, वहां पर कवि राजा श्यामल दास का, कविराज या कवि राजा श्यामल दास का जन्म हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। तो वीर विनोद नामक ग्रंथ किनका हो गया? कविराज श्यामल दास का। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। ब्रिटिश भारत सरकार थी ना, ब्रिटिश का शासन था उस समय, इनको केसर-ए-हिंद की कविराज श्यामल दास को उपाधि दी गई। महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? महाराणा मेवाड़ ने दी थी दोस्तों। ये थे कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास से हम आगे चलते हैं तो आते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। बहुत जगह नाम भी पढ़ते हैं हम गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए, राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा ये पेड़ नहीं है, जगह है सिरोही के अंदर, वहां पर हुआ था। रोहिड़ा सिरोही में जगह है। 1863 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि प्रदान की है। महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दी। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे क्या किया? समृद्ध भी बनाया। यह है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनके आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे बावजी चतुर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोस्तों, बावजी चतुर सिंह दोस्तों। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोकसंत चतुर सिंह का जन्म 1879 में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ था। मेवाड़ रियासत के करजाली गांव के अंदर जो है बावजी चतुर सिंह का जन्म हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही विदुर हो जाने से, विवाह के कुछ समय बाद ही इनकी पत्नी गुजर जाती है, यानी विदुर हो जाते हैं। इन्होंने हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों व समाज सेवा के अंदर क्या किया? लगा लिया। उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन, जनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत इन्होंने किया दोस्तों। वे संस्कृत व राजस्थानी भाषा के क्या थे? अच्छे जानकार थे। बावजी चतुर सिंह है जो संस्कृत भाषा और राजस्थानी भाषा के क्या थे? अच्छे जानकार थे। अब देखिए बावजी चतुर सिंह की जो मुख्य जो यहाँ हम देखेंगे कृतियां हैं, वो देखिए मित्रों, मुख्य कृतियां यहाँ पे देखिए। भगवत गीता की गंगाजलि टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बतीसी आदि उनकी प्रमुख कृतियां है दोस्तों। अब देखिए बावजी चतुर सिंह, इनकी ये मुख्य कृतियां हैं और सभी कृतियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8-9 कृतियां जो आपको याद रखनी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1929 में चतुर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई।
चतुर सिंह ने अच्छे और बुरे लोगों में संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए लिखा था, कारण तो कह तो फिरे हर कीनी हकनार, जनरी है उन्होंने कहे हियो लिपापो राख। ये थे बाबूजी चतुर सिंह। आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे आते हैं बीरबल, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा अच्छी तरह दोस्तों, और नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे दोस्तों। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। बीकानेर प्रजा परिषद, स्वतंत्रता मिली उससे कुछ समय पहले की बात है ये क्या थे? प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगुवा रहे दोस्तों। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर क्या किया? विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे के लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। अब देखिए, जैसे ही ये बढ़ने लगे स्टेशन की ओर, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोलियां चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार कौन हो गए? बीरबल सिंह। लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायला अवस्था में बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस वजह से बीरबल सिंह प्रसिद्ध है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। बीरबल सिंह से हम आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे विजयदान देता दोस्तों। जो भी यहां पर मैं व्यक्तित्व यानी व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूं, ये सिर्फ कक्षा 10 के व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सटीक जानकारी आपको यहां से मिलेगी दोस्तों। विजयदान देता की अगर हम बात करते हैं तो 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देता की प्रसिद्ध कृतियां हैं बातारी फुलवारी। कौन सी है? बातारी फुलवारी लोक कथा संग्रह है मित्रों ये। अब देखिए यहां पर जो इनकी कृतियां हैं विजयदान देता की, वो सभी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम की दृष्टि से। सीधा पूछा जा सकता है कि इस साहित्य के रचनाकार कौन है, इसलिए ध्यान रखें। पहली हो गई बातुरी फुलवारी। आगे देखिए, बापू के 3 हथियारे जिसकी आलोचना 1948 में हुई। चौधराइन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996 का। दुविधा और अलेखु हिटलर, दुविधा और अलेखु हिटलर। तो वापस देख ले, बातारी फुलवारी, बापू के 3 हथियारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा और अलेखु हिटलर, ये सभी कृतियां हैं। इनके रचनाकार है विजयदान देता। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। रूपायन संस्थान बोरुंदा है, उसके सह संस्थापक है। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देता को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि इनको किस नाम से जाना जाता था? बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध है ये, बिजी नाम से। तो 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला। 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया। 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। आगे देखिए, विजयदान देता की उनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई और फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली फिल्म है जो दुविधा इनकी कहानी है ना उस पर बनाई हुई है। दुविधा फिल्म मणिकौल ने बनाई थी और उसके बाद अमोल पालेकर ने इसी जो दुविधा कहानी है इसी के आधार पर पहली नामक जो फिल्म है वो बनाई दोस्तों। आगे आते हैं कन्हैया लाल सेठिया दोस्तों। लोकप्रिय गीत धरती दोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पातल और पीतल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैया लाल सेठिया। तो धरती दोरारा गीत और पातल और पीतल दोनों है कन्हैया लाल सेठिया का। और इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ है चूरू जिले में, वहां पर हुआ था दोस्तों। सुजानगढ़ व कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में वह गांधी जी के संपर्क में आए और खादी प्रचार व दलितों उद्धार के कार्य में कन्हैया लाल सेठिया जो लग गए। 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वनफूल प्रकाशित हुआ। पहला काव्य संग्रह वनफूल जो 1941 में प्रकाशित हुआ दोस्तों।
देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1942 के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। 1941 में वनफूल था, 1942 में इन्होंने अग्निवीणा जो काव्य संग्रह है यह क्या किया था, प्रकाशित किया था, जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था, जिस वजह से इन पर क्या लगा, राजद्रोह का आरोप लगा। अब देखिए मित्रों, कन्हैयालाल सेठिया आगे क्या करते हैं, वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रोधनी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। तो कविता है कुण जमीन रोधनी, ये किनकी है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। राजस्थान एकीकरण के समय आबू लास्ट में शामिल हुआ था राजस्थान में, तो उसमें भी इनका संघर्ष है दोस्तों। हल्दीघाटी चतुशताब्दी समारोह 1976 में हुआ, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदारी निभाकर इन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। तो एक बार देखिए मित्रों, यहां से वापस चलिए, एक बार इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो धरती दोरानी, पातल और पीतल, वनफूल, अग्निवीणा और इसके अलावा कुण जमीन रोधनी कविता, ये पांचों के पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलिए मित्रों, सेठिया को अपने साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1976 में इन्हें अपनी कृति थी लिल्टास, बहुत इंपॉर्टेंट, लिल्टास जो कृति है उसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। 1988 में निर्ग्रंथ है ये कृति है इनकी, के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। 1987 में शब्द जो कृति है उसके लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया और सतवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। तो अलग अलग कृति के लिए अलग अलग पुरस्कार से ये क्या हुए, सम्मानित। लिल्टास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत, निग्रंथ के लिए 1988 मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित, शब्द कृति के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित और सतवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। 2004 में इन्हें पद्मश्री मिला। 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से इनको नवाजा गया। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में कन्हैयालाल सेठिया ने भी अथक प्रयास किए दोस्तों। 1 नवंबर 2018 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया से हम आगे चलते हैं तो हमारे आते हैं अल्लाह जिल्लाई बाई दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी टिक लगा रहा हूं। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, गीत प्रकांड मांड गायिका अल्लाह जिल्लाई बाई के कंठू से निकलकर अमर हो गया। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, कितना लोक प्रसिद्ध ये गीत है दोस्तों। ये गीत है ये किनके कंठू से निकला था, अल्लाह जिल्लाई बाई के दोस्तों। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर के अंदर हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल जयपुर में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी इनको दिया गया दोस्तों। यह है अल्लाह जिल्लाई बाई। इनके आगे हम चलते हैं तो आती है गौरी देवी दोस्तों। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में कहां पर हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था दोस्तों। मांड गायन शैली से ही संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार में संगीत की क्या थी, प्रतिभाएं थी दोस्तों। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन इन्होंने किया दोस्तों। यह है गौरी बाई। गौरी बाई से आगे चलते तो आते हैं कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह दोस्तों, देखिए 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल में क्या होते हैं, भर्ती। 1918 में जन्मे और 1936 में 18 वर्ष की उम्र में ये सेना में भर्ती हो जाते हैं। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को
जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम है जो पीरू सिंह को सौंपा गया। अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह दोस्तों रामपुरा बेरी में जन्मे, 1918 में, 1936 में सेना में भर्ती हुए, पहले राजस्थानी जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे आते हैं मेजर शैतान सिंह। देखिए मेजर शैतान सिंह के बारे में, बाणासुर के शहीद यानी बाणासुर में जन्मे तो इनको कहा जाता है बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। इसी वजह से इनको बाणासुर का शहीद कहा जाता है। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गई। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, लद्दाख क्षेत्र की चुशुल जो चौकी है उस पर चीन ने आक्रमण किया था 17 नवंबर 1962 को। उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। किस पर थी? चार्ली कंपनी पर। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक सहस रहे और वे स्वयं भी बुरी तरह क्या हो गए? घायल। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरे राजस्थानी जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारे व्यक्ति आते हैं वो है स्वामी केशवानंद दोस्तों, शिक्षा संत के रूप में जिनको राजस्थान में जाना जाता है। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ था। इनके बचपन का नाम बीरमा था। बचपन का नाम क्या था? इनके बीरमा बचपन का नाम था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्राएं की, यानी बहुत बार जेल भी गए। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला। संगरिया के अंदर इन्होंने क्या किया? जाट विद्यालय का संचालन संभाला, उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय जो बीएड करते हैं ना आप, वो संग्रहालय, ग्रामोद्यान विद्यापीठ भी उसको बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में 300 पाठशालाएं भी खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय व पुस्तकालय है जो इन्होंने स्थापित करवाए दोस्तों। इनके आगे आते हैं हमारे पंडित जाबरमल शर्मा दोस्तों। पत्रकारिता के भीष्म पिता में, पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित जाबरमल शर्मा को। तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ था। 1880 ईस्वी में 25 वर्ष की उम्र में यानी कि 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गादास मिश्र ने जाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की क्या दी? शिक्षा दी। 25 वर्ष यानी 1905 के अंदर पंडित दुर्गादास मिश्र ने जाबरमल शर्मा है इनको हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का क्या किया? संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोदन, ये सभी जो पुस्तकें हैं ये है जाबरमल शर्मा। वापस देख लें, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोदन दोस्तों। ये थे पंडित जाबरमल शर्मा। इनसे आगे चलते हैं तो आते हैं आचार्य तुलसी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अणुवर्त आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ था।
आचार्य तुलसी का जन्म कहां पर हुआ है? लाडनू, नागौर जिले के नाडनू कस्बे के अंदर 20 अक्टूबर 1914 को, जिनको अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कहा जाता है। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इसे जनमानस को जोड़ते हुए 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश था, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। दोस्तों, यह आचार्य तुलसी का क्या था? संदेश था। आचार्य तुलसी के बाद आते हैं आचार्य नानेस मुनि, 1920 से 1999 ईस्वी। दोस्तों, मेवाड़ के दांता गांव में आचार्य नागनेश मुनि, आपका जन्म मोडीलाल सिणगार बाई के घर हुआ। आपके बचपन का नाम गोवर्धन नाना था। बचपन से ही वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। योग्य गुरु की तलाश में कोटा के गणेश लाल जी महाराज के पास पहुंचे और उन्हें अपना क्या बना लिया? गुरु बना लिया। दांता के पास ही कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ला अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की और 1952 में आपको गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। गुरु के द्वारा आचार्य प्रदान है जो नानेस मुनि को दिया गया। दोस्तों, अब देखिए आचार्य नानेस मुनि। आचार्य नागेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का क्या दिया? संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही क्या है? जीवन की जो परिस्थिति है उसके अंदर समता धारण करना ही धर्म है। आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की शिक्षा मिली। आपने मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों का मांसाहार जैसे बुरे दुर्व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा व सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। आपने समता दर्शन व व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की। तो समता दर्शन व व्यवहार आचार्य नागेश मुनि की पुस्तक है ये, जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। दोस्तों, ये थे आचार्य नागेश मुनि। इनके आगे आती है कोमल कोठारी। दोस्तों, कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कप्पासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। दोस्तों, किसने? कोमल कोठारी ने। कोमल कोठारी से आगे चलते हैं तो आते हैं कृपाल सिंह। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के महू ग्राम, सीकर जिले का ग्राम है महू के अंदर कृपाल सिंह शेखावत का 1922 ईस्वी में जन्म हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई और 1974 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी कृपाल सिंह शेखावत को किया गया। दोस्तों, तो यह था कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। कैसा लगा आज का क्लास आपको? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।